नमस्कार साथियों, आप सबका परिवर्तन आईएएस अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। 28 मई 2018 के द हिंदू को हम लोग डिस्कशन करेंगे और एडिटोरियल को थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा और जो 2-4 सवाल होते हैं वो ज़रूर आप लोग ट्राई किया करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, कल भारतीय प्रधानमंत्री जो है उन्होंने लॉन्च किया था ईस्टर्न पेरिफेरियल एक्सप्रेस वे जो है वो कुंडली से पलवल यानी हरियाणा के एक क्षेत्र से जाके से उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली के बाहर से वो हरियाणा में ही टच करता। तो ये इसमें हुआ था, लेकिन यहाँ इन्होंने दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है वो बोली, उनको थोड़ा हम लोग देखते हैं। पहली चीज़ तो इन्होंने बताया कि 5.50 यानी 5 रुपये 5.5 रुपये पर क्विंटल फाइनेंशियल सपोर्ट है। हालांकि वो छोटी अमाउंट लगती है देखने में, लेकिन ये अमाउंट बहुत बड़ी हो जाती है। 12,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी इश्यूज जो है वो है शुगर केन इश्यूज़ की। उन्होंने डिस्कशन किया भारत उदय से ग्राम उदय, यानी भारत का उदय तभी होगा जब ग्राम का उदय होगा। ठीक है, तो इन्होंने ये बहुत बड़ी अमाउंट बताई है कि बजटरी एलोकेशन के लिए मतलब 14 लाख करोड़। ये तो अमाउंट बहुत बड़ी हो जाएगी, एक्सट्रीम होगी। मुझे नहीं लगता इतनी अमाउंट इन्होंने शेयर करी होगी रूरल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया कि एक दो स्कीम्स के बारे में डिस्कशन किया था, जैसे प्राइम मिनिस्टर संपदा योजना, किसान संपदा योजना, जो कि 6,000 करोड़ रुपए प्रोवाइड करेगी, इन्वेस्ट करेगी, ताकि जो फसल होती है किसानों की वो खराब ना हो। ठीक है, क्लीन अप एयर करना, मतलब एयर पोल्यूशन को रोकना, दिल्ली जैसी जगहों पर ज़्यादा पोल्यूशन ना हो। तो ये इन्होंने इसमें डिस्कशन किया इन चीज़ों का। तो इसमें और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कल आईपीएल का फाइनल था, अब चेन्नई इसके अंदर जीत गई है। ठीक है, तो इसमें आईपीएल के बारे में अगर ज़रूरत होगी तो नीचे कमेंट करना, हम स्पेशली एक छोटे से वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। देखिए, ये वाला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रंट में जो न्यूज़ है, इलेक्शन कमीशन ने बोला कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो आरटीए एक्ट के अंडर नहीं आएंगी। जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, 6 पॉलिटिकल पार्टीज की बात हुई, इसके लिए अपील की गई थी। एक व्यक्ति है बिहार धुर्वे द्वारा, उन्होंने अपील की थी कि इन पार्टीज की डिटेल्स दी जाए, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। पिछले दिनों सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग ने ये आदेश दिया था कि उनको आरटी एक्ट के अंदर लेकर आए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको मना कर दिया। तो एक तो कौन ये यहाँ कन्फ्यूजन हुआ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दूसरी ओर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एक डिफरेंट टाइप की बॉडी है, दोनों में मतभेद है। अब एक सवाल आप लोगों से है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या इनके जो हेड को चेयरमैन बोल सकते हैं, आयुक्त बोल सकते हैं, उसको चुनने के लिए एक कमेटी बनती है। उस कमेटी में कौन कौन मेंबर होते हैं वो आपको नीचे कमेंट करना है। दूसरा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन का डिस्कशन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से आर्टिकल्स में है, ठीक है, वो आप लोग बताइए, नीचे कमेंट करना। आगे चलते हैं। ये वाला एडिटोरियल है, इसमें एक एडिटोरियल नहीं कहूँगा, इसमें एक न्यूज है कि अभी एक स्टडी हुई जिसने बताया कि महिलाओं की स्थिति जो है वो क्रिशियल है। कहाँ पर? स्टनिंग को कम्बेट करने के लिए। स्टनिंग इन द सेंस एक जो ग्रोथ होनी चाहिए वो प्रॉपरली नहीं हो पा रही है। ठीक है, इसमें इस सर्वे को किया गया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो फेज नंबर 4 है उसके द्वारा। तो इसमें बताया गया कि बहुत से पैरामीटर यूज किए गए। पहली बात, एजुकेशन स्कोर इसमें ऐड किया गया। ठीक है, एट एज एट मैरिज। ठीक है, तो ये इसमें हमें देखने को मिला। दो फैक्टर ये हैं, और उसके अलावा इन्होंने यहाँ इनके सारे फैक्टर बताए गए हैं। ओपन डिफेक्शन हो गया, सेट हो गया, चिल्ड्रंस एडुकेट डाइट हो गई, वुमेन्स एजुकेशन, वुमेन्स लो बॉडी मास इंडेक्स, ये बताया नहीं गया, हाउस होल्ड साइज, और
एंटीनेटल केयर, तो ये सारी चीज़ इसमें बताई गई है। और एक चीज़ खास चीज़ जो नज़र आई है वो ये है कि स्टनिंग जो है वो साउथ इंडिया में कम है नॉर्थ इंडिया के कंपेयर में, तो ये भी एक चैलेंजिंग इश्यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ बस इसमें आप स्टनिंग का डिस्कशन कर सकते हैं लेटेस्ट रिपोर्ट में। एक सवाल एक अगर किसी को पता हो, इंडियन फूड पॉलिसी, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है। ये कौन सी रिपोर्ट या कौन सा इंडेक्स प्रेजेंट करता है, किसी को अगर पता हो तो ज़रूर नीचे कमेंट करें। उम्मीद करते हैं आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे इस बारे में। आइए चलते हैं एडिटोरियल सेक्शन की तरफ, सीधे साफ स्पष्ट रूप से। ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल सेक्शन में हम लोग डिस्कशन करेंगे ब्रीफ में। देखिए अभी मानसून आने वाला है और 29 से फोरकास्ट किया गया, 29 से साउथ वेस्ट मानसून जो है हमारे यहाँ आ जाएगा, केरला शुरू हो जाएगा। तो इसके अंदर जो बात की गई है वो ये कि वाटर मैनेजमेंट करना बहुत बड़ा इश्यूज़ है, खासकर उन स्टेट्स में जैसे गुजरात का इन्होंने डिस्कशन किया, जो कि मानसून अगर डेफिसिट हो जाता है, मानसून एक तरीके से कम हो जाता है, जैसे पिछली बार अगस्त और नवंबर में हुआ, तो स्टेट को काफ़ी चैलेंजिंग इश्यूज फेस करने पड़े थे। ठीक है, तो इसमें हालांकि इन्होंने बहुत से एग्जांपल्स दिए, जैसे सरदार सरोवर डैम का इन्होंने डिस्कशन किया, और गुजरात के जो एरियाज हैं सौराष्ट्र, कच्छ, वडोदरा, इन जगहों का इन्होंने डिस्कशन किया। इसके अलावा इन्होंने दूसरे स्टेट्स का जैसे मध्य प्रदेश का डिस्कशन किया कि मध्य प्रदेश में भी इस तरह की चीज़ें हुई है, और उसके बाद दिल्ली का डिस्कशन किया, हरियाणा ने जो अभी वाटर रिलीज कम कर दिया उसका डिस्कशन किया कि इन दिनों में दिल्ली में थोड़े चैलेंजिंग इश्यूज हो जाते हैं। तो ये सारे इश्यूज, मानसून आने वाला है, उसके बाद इस वाटर को आप मैनेज कैसे करते हैं, ये बड़ा इश्यूज है, कोर इश्यूज है। रिफॉर्म कैसे करेंगे ताकि क्या होता है, पब्लिक को दिक्कत ना हो और इकोनॉमिकली लॉस न हो। ठीक है, इकोनॉमिकली एक्टिविटी जो है एज इट इज चलती रहे। तो ये सारा सिनेरियो इसके अंदर है। अब 1 बाय 1 पढ़ना शुरू करेंगे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हुआ, ब्रीफ में उसको समझ लीजिए एग्जैक्टली वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, देखिए वोट फॉर चॉइस, यहाँ आयरलैंड के अंदर एक रेफरेंडम होता है। आयरलैंड के रेफरेंडम में एक चीज़ बोली गई कि अबॉर्शंस को मना कर दिया गया, अबॉर्शन को बंद कर दिया गया, रोक दिया गया, लीगली इसको बोला गया कि अबॉर्शंस पर एक तरीके से मतलब बैन कर दिया गया। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट है, ये जो वोटिंग हुई है, रेफरेंडम हुआ है, वो रेफरेंडम हुआ है अबॉर्शन पर जो एक ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे उसको रोक दिया गया, मतलब अब वो नहीं होंगे। अबॉर्शन तो बैन रहेगा, लेकिन अबॉर्शन बैन के साथ साथ कुछ ऐसे इनह्यूमन इश्यूज थे जो मतलब पहले किसी भी हालत में नहीं दी जाती थी। जैसे एक इंडियन थी सविता हलप्पानेवर, उनकी डेथ हो गई थी क्योंकि उनको परमिशन नहीं दी गई थी किसी भी हालत में, तो उनकी डेथ हो गई थी। और बोला गया था एक कैथोलिक कंट्री है, लेकिन उसके बाद एक मूवमेंट होता है वहाँ पर, और मूवमेंट के बाद जैसे मैं आपको पूरा फिगर आउट दिखाऊं, मूवमेंट होता है, ये सविता हेल्पनवर थी। मूवमेंट के बाद चीज़ें बदली, अब ये बोला गया रिलैक्सेशन किया जाए इस लॉ को, और यूनाइटेड नेशन ने बोला कि इसमें रिलैक्सेशन किया जाए। तो गवर्नमेंट ने जैसे 12 वीक्स के लिए एक अलग लॉज बनाया कि 12 वीक्स तक आप टर्मिनेट करा सकते हैं प्रेगनेंसी को। उसके बाद 12 से 24 वीक्स में क्या है, और 24 वीक्स के बाद क्या सिचुएशन होगी, मेडिकल ग्राउंड पर भी इस तरह की हो सकती है अगर डॉक्टर इस तरह की परमिशन देते। मतलब एक रिफॉर्म किया गया एग्जैक्टली बैन पर। ये रिफॉर्म है जो एक तो था अबॉर्शन बैन प्रॉपरली, और उस अबॉर्शन बैन पर एक तरीके से रिफॉर्म इस रेफरेंडम के थ्रू किया गया। यूरोपियन कंट्रीज की ये बहुत अच्छी बात है कि वो जो डिसीजन लेते हैं पार्लियामेंट्री, अभी लॉ बनेगा पार्लियामेंट में जाएगा, तो जो लॉ बनने में जो पब्लिक को इन्वॉल्व करना बहुत अच्छी बात। पब्लिक एग्जैक्टली चाहती क्या, ठीक है, तो ये पूरा सिनेरियो इसमें समझने के लिए है। अच्छा, आयरलैंड की कैपिटल अगर किसी को पता हो तो ज़रूर मेंशन करिए। देखिए ये वाला आर्टिकल जो है वो कोरिया और यूएसए के बीच में है। अब ये हमने इतनी बार डिस्कशन कर लिया कि मन नहीं करता, लेकिन इसको थोड़ा मैं फिर से रिपीट कर दूं।
बेसिकली यूएसए और नॉर्थ कोरिया के बीच में बातचीत होनी थी 12 जून 2018 को सिंगापुर में। वो बातचीत होनी थी डीन्यूक्लियराइजेशन पर कि जो नॉर्थ कोरिया वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करेगा तो यूएसए द्वारा दूसरी कंट्री द्वारा जो सैंक्शन लगे हुए उस पर वो हटाए जाएंगे। इन चीज़ों पर सिनेरियो था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई जैसे नॉर्थ कोरिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आई एक्सट्रीम कि हम लोग बंद नहीं करेंगे, हम लोग किसी का प्रेशर एक्सेप्ट नहीं करते। उधर से यूएसए की तरफ से भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट आए, तो ये एक ऐसा एनवायरनमेंट खड़ा होगा कि बातचीत जो है ये टालनी पड़ी। 12 जून को जो मीटिंग होनी थी वो कैंसिल होगी। तो अब सिचुएशन क्या होगी क्या नहीं, वो उसी पर ये पूरा एनालिसिस करके बता रहे हैं अपने तरीके से। तो आप लोग अगर पढ़ना चाहे तो इसको देख सकते हैं, लेकिन कभी भी ना एक टॉपिक की एक सीमा आप लोगों को जरूर याद रखनी है कि पढ़ने के लिए हम रिसर्च कितना भी कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया की हिस्ट्री पढ़ डाली, यूएसए की हिस्ट्री पढ़ डाली, ये हिस्ट्री के कंटेक्स्ट है, लेकिन एक ओवरव्यू एक सिनेरियो उसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो टॉपिक बहुत वास्ट होते हैं। नेक्स्ट है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में बताया गया, आयुष्मान भारत, उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या दिक्कत है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सुजीता राव जी हैं वो आर्टिकल स्टार्ट करते हैं कि नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम जो है जिसको आयुष्मान भारत स्कीम बोलते हैं, वो इस तरीके से लॉन्च की गई जैसे पॉलिटिकल बेनिफिट्स हो, और ये पहली बार किसी एक सरकार ने नहीं किया। लगभग हर सरकार इस तरह की चीज़ें करती है कि वो वेलफेयर रिलेटेड स्कीम, चाहे वो एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो या अन्य किसी फार्मर्स को बेनिफिट देना हो, इस तरह की लॉन्च करती है। ठीक है, ताकि एक लार्ज कम्युनिटी को एड्रेस किया जा सके। इसमें स्कीम में बोला गया कि लगभग 15,000 सब सेंटर खोले जाएंगे। ठीक है, और इंडिया के लगभग 40% पॉपुलेशन को हॉस्पिटलाइजेशन किया जाएगा, 40 करोड़ लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, और लगभग 10 करोड़ फैमिलीज़ को 40% को ऐड किया जाएगा, और 5 लाख पर फैमिली तक इसमें उनको इंक्लूड किया जाएगा। तो ये गोल जो है बहुत ही मतलब कह सकते हैं एम्बिशियस है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ दो चीज़ें इन्होंने, दो इशू सबसे बड़े बताए। पहली चीज़ तो हॉस्पिटल्स कम हैं, खासकर जो रूरल एरियाज़ हैं या फिर जो ट्राइबल एरियाज़ हैं या फिर जो हिल्स है वहाँ पर हॉस्पिटल बहुत कम है। तमिलनाडु जैसे स्टेट्स जो कि मेडिकल टूरिज़्म का एक हब माना जाता है, वहाँ पर भी कमियाँ हमें दिखने को मिलती है। उसके बाद दूसरा जो इन्होंने इशू डिस्कशन किया कि 5 लाख पर फैमिली, 5 लाख पर फैमिली, इसका मतलब है कि आपको बहुत बड़ा फंड चाहिएगा। लेकिन बजट में कहीं भी हेल्थ बजट में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, ना कोई ऐसा सोर्स बताया गया जहाँ से ये चीज़ें आएंगी। तो ये चैलेंजिंग है कि आप स्कीम तो लॉन्च कर देते हैं लेकिन आप ये नहीं बताते कि फंड कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, मेडिकल टूरिज्म को आप बढ़ावा देते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया हॉस्पिटल कॉस्ट कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, जैसे सीटी स्कैन की, एमआरआई की, उनको भी काउंटर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डायग्नोस्टिक फैसिलिटी आपने शुरू की, लेकिन डायग्नोस्टिक फैसिलिटी कहाँ किस किस तक क्षेत्र तक पहुंच रही है, ये चीज़ें भी आप लोग एड्रेस करिए। ठीक है, तो ये इसमें पूरा आर्टिकल यहीं घूमता है, इसी सिनेरियो में, इसी सिचुएशन में ये राउंड फिगर कर रहा है अपने आप को। नेक्स्ट आर्टिकल जो है, हालांकि वन साइडेड आर्टिकल है लेकिन इसको थोड़ा देख लेते हैं। एग्जैक्टली अभी जो आईएएस या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लेकर गवर्नमेंट ने प्रपोजल किया है, अलग अलग राय है लोगों के, कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में, लेकिन ना तो पूरी तरीके से विपक्ष में हुआ जा सकता और ना पक्ष में, क्योंकि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है उसमें भी आईएएस का बहुत तगड़ा हाथ होता है। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी का। तो अभी फिलहाल ये हुआ कि गवर्नमेंट ने बोला है कि पहले तो ये होता था कि जैसे रैंक आ जाएगा आपका सिलेक्शन लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में, आपके रैंक के बेस पर कैडर और पोस्ट अलॉट होती थी। अब लेकिन क्या किया गया है कि रिजल्ट आने के बाद जो फाउंडेशन कोर्स होता है, उस फाउंडेशन कोर्स के बाद एग्जाम जो होंगे उनको मिला के आपका डिसाइड किया जाएगा कि आपका क्या रैंक होगा। ठीक है, और क्या इसमें मतलब आपकी पोजीशन होने वाली है, मतलब आपको कैडर कौन सा मिलेगा, कौन सा रैंक, कौन सी पोस्ट मिलेगी। तो ये बता रहे कि ये जो प्रपोजल है वो एक रेडिकल प्रपोजल है और ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का भी उल्लंघन करता है। अगर हम बात करें
315 से 323 में यूपीएससी के बारे में डील किया गया। और 320 एक कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन टू कंडक्ट एग्जामिनेशंस फॉर अपॉइंटमेंट टू द सर्विस ऑफ द यूनियन एंड द सर्विस ऑफ द स्टेट रिस्पेक्टिवली। यानी ये एक तरीके से ये ड्यूटी यूपीएससी की बनती है, लेकिन यहाँ फाउंडेशन कोर्स को ऐड करने का मतलब आप इस आर्टिकल को अवॉइड करते हैं, ठीक है, इस वायलेट करते इस आर्टिकल का। इसके बाद 316 का बात किया कि जो टेन्योर और अनचेंजेबल कंडीशन ऑफ सर्विसेज बताता है। आर्टिकल 319 जो है वो मेंबर्स के बारे में है कि वो अगर चुन ली जाए दोबारा किसी उसमें नहीं चुने जा सकते। तो ये वन साइडेड कहीं ना कहीं नज़र आता है कि ठीक है टफ एग्जाम है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ही मतलब एक तरीके से गलत डिसीजन होगा, ठीक है कुछ कमियां हो सकती है, बहुत से लोग सहमत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये बिल्कुल ही ख़राब प्रपोजल है। फॉर एग्जांपल किसी का फर्स्ट रैंक आ जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेस्ट ऑफिसर होगा, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ठीक है। एबिलिटी शो करने का मौका होना चाहिए। फाउंडेशन कोर्स में क्या होता है, आपका ट्रेनिंग आपकी जो पर्सनल, एक होता है एजुकेशनल आपकी बैकग्राउंड और दूसरा होता है आप उसमें प्रैक्टिकल कैसे काम करते हो। फाउंडेशन कोर्स एक प्रैक्टिकल हिस्सा है, आप उसमें कैसे डील करते हैं, चीज़ों को सिखाया जाता है रिमोट एरियाज में, हिल्स में, ठीक है, तो वो भी हिस्सा है ट्रेनिंग का। और उसके बाद अगर दोनों को मिला के इसमें चेक किया जाता है, रैंक और पोस्ट अलॉट की जाती, तो इसमें कोई गलत चीज़ मुझे तो पर्सनली नज़र नहीं आती। इस तरह की होनी चाहिए कि आप केवल एजुकेशनल बैकग्राउंड पर नहीं बल्कि आप प्रैक्टिकल कितने हैं उस चीज़ में, वो एक फैक्टर होना चाहिए। हालांकि आप पक्ष विपक्ष में से सहमत और असहमत हो सकते हैं, ये आर्टिकल अगेंस्ट है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन बड़े लिबरल व्यू से, क्योंकि ऐसा नहीं कि बहुत एक्सट्रीम होकर हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कोई इंफॉर्मेशन इस तरह की। देखिए ये यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसए के बीच में जो चल रहा है इन दिनों, यूनाइटेड स्टेट्स नहीं, यूएसए और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो चल रहा है उसी के बारे में बताया गया कि क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं होंगी। बाकी कोई वर्ल्ड में ऐसा आर्टिकल नहीं है। देखिए उड़े देश का आम नागरिक एक स्कीम जो थी वो रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम थी, यानी प्लेन्स ऐसे एयरपोर्ट्स को यूज़ करना और सस्ते कीमतों पर जो है वो जो यात्रा कर सके लोग, मतलब एक बात बोली थी चप्पल वाले लोग भी अब हवाई यात्रा कर सकेंगे टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के अंदर, ठीक है। लेकिन अभी एक रिपोर्ट आती कि 1 साल हो गया है लेकिन केवल 15% यानी 453 में से केवल 70 रूट्स ऐसे हैं जो रीजनली एयर कनेक्ट किए गए स्कीम के थ्रू या ऑपरेशनल है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन करने में जो डिले हुआ है स्कीम्स का वो एक बड़ी चैलेंजिंग है। इसमें 2-3 चीज़ें समझ लीजिए। रीजनल इसमें 5-6 ये ग्रुप्स रूट्स, अलायंस एयर है, स्पाइस जेट है, एयर डेक्कन, एयर ओडिशा, ये इसमें भागीदार है। कैप लगाई गई थी कि 2500 पर आवर से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, ठीक है। फ्लाइट्स में जितना टाइम लगता है उसके हिसाब से 1 घंटे में 2500 से आप ज़्यादा नहीं ले सकते। और कुछ सीटें जो है रिजर्व की गई थी इस स्कीम के थ्रू, ठीक है। देखिए आईपीएल का अगर आप ये कहेंगे थोड़ा डाटा डिस्कशन करें ब्रीफ में, तो हम स्पेशली 4-5 मिनट का एक वीडियो बना देंगे। अगर आप उसमें नीचे कमेंट करना अगर ज़रूरत हो तो, अदरवाइज आपको लगता है कि आईपीएल की डाटा की ज़रूरत नहीं तो हम स्किप करेंगे उसको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा। ज़्यादा लेंथ नहीं करेंगे, जितनी रिक्वायरमेंट है जितना समय आपको लेना था उतना हमने लिया और उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा। जय हिंद साथी, धन्यवाद।